Today we will read a poem by T.S. Eliot. It is a long poem when we compare with other poems. The title of the poem is McVitie, the Mystery Cat, composed by T.S. Eliot. McVitie, the Mystery Cat, composed by T.S. Eliot. The full name, Thomas Stearns Eliot, generally we call Thomas Stearns Eliot, born in 1888 and died in 1965, was born in St. Louis, Missouri, USA, but eventually settled in England, a classicist in literature and Anglo-Catholic in religion, and a royalist in politics. T.S. Eliot ये अपने जमाने के और इवन अब तक बहुत बड़े कद के कवि माने जाते हैं। ये कवि एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में, एक पॉलिटिक्स में भी इनका काफी गहरी पैठ रहा है, और इनके द्वारा लिखे गए जो मुख्य कविताएं हैं उनमें से द वेस्टलैंड, एज वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स, ये प्रमुख इनके लिखे गए कविताएं हैं। द वेस्टलैंड, एज वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स, ये तीन खास करके ध्यान में रखना है। इन्हीं के वजह से ये काफी पूरे दुनिया में चर्चित हुए हैं, और इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है इन 1948। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा ही ये कहेंगे सम्मान है। इसके आगे हम चलेंगे पोएम के तरफ, लेकिन जो हम पोएम आज पढ़ेंगे ये बाकी इनके पोएम से बिल्कुल अलग है। कलर ये इसलिए अलग है कि इनका पोएम काफी गंभीर होता है, काफी सेंसिटिव होते हैं और आसान नहीं होता समझना। लेकिन ये जो कविताएं हैं स्पेशली ये चिल्ड्रन के लिए ही है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री कैट, शायद ये एक व्यक्ति क्रिमिनल पे आधार कर लिखा गया है। जनरली इनका ऐसा पोएम होता नहीं है। चलिए फिर भी हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट के तरफ, क्योंकि टेक्स्ट ही महत्वपूर्ण है। बस टेक्स्ट ध्यान में रहे कि इस पोएम से लिया गया है और इसका ये अर्थ रहा होगा। जब तुम्हारे एग्जाम में वो प्रश्न रहे और सेम लाइन रहेगा तो एकाएक वो ध्यान में आएगा किस कविता से है और इनका ये लेखक है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न तो रहते ही हैं, तो हम सीधा टेक्स्ट पर आते हैं। McVitie, the mystery cat, is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. Now, poet is talking about a cat, which is mystery cat. This cat is not seen everywhere. Nobody can catch this cat red-handed. कि कोई भी इसको रंगे हाथ नहीं पकड़ पाया है, तो इसीलिए इसको मिस्ट्री कैट कहा गया है। और ये इनके बारे में, इसके बारे में कहते हैं पोएट कि फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, ही इज द क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल एंड ही कैन डिफाई द लॉ। डिफाई मीन्स डिसओबे द लॉ, चैलेंज द लॉ, कि जो भी कानून है उसको हमेशा से वो चैलेंज करते रहता है, उसको वो डिसओबे करता रहता है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. Bafflement means कहेंगे perplexity और या फिर bewilderment, और स्कॉटलैंड यार्ड है जो ये हेडक्वार्टर है, लंदन पुलिस का ये हेडक्वार्टर है। तो जैसे हर देश का या कहेंगे हर राज्य का अपना एक हेडक्वार्टर होता है पुलिस का,
ठीक उसी प्रकार से स्कॉटलैंड यार्ड है जो लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है, और इसके लिए ये सिरदर्द बना हुआ है। चूंकि वो चैलेंज करते हो रहता है और वो पकड़ में नहीं आता है, इसलिए ये सिरदर्द बना हुआ है। फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, फ्लाइंग स्क्वाड्स किसको कहेंगे कि एक ये कुछ ग्रुप पुलिस का जिसका उद्देश्य है कि इस कैट को पकड़ना। अब यहाँ पर कैट तुम्हें एक बिल्ली के जैसा नहीं समझना, तुम्हें एक चोर, चालाक चोर या फिर एक क्रिमिनल के जैसा देखना होगा कि हेयर कैट डज नॉट रेफर ओनली द नॉर्मल कैट, बट इट कैन रेफर टू अ criminal who is very quick and very swift, that he cannot be in the फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। और इन लोग का वो हमेशा वो सिरदर्द बना हुआ है, वो पकड़ में नहीं आता, इसलिए डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स नाखुश, या कहेंगे दुखी, दुखी का कारण चूंकि वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है इसको पकड़ने में। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकबेटी इज नॉट देयर, कि जब भी इन लोग कि फ्लाइंग स्क्वाड्स जो है, जब भी इन लोग पहुंचता है क्राइम सीन ऑफ क्राइम, जहां पर घटना हुआ है, चोरी हुआ है, जो भी जहां पर वो वारदात हुआ है इसके द्वारा अंजाम दिया गया है, वहां पर वो कैट रहता ही नहीं, मतलब भाग निकलता है। मैकबेटी, मैकबेटी, देयर इज नो वन लाइक मैकबेटी, he has broken every human law, he breaks the law of gravity. Now the cat has been compared, the criminal has been uh, compared with such a creature that cannot be catched by anybody, and he is master of कहेंगे criminal, कि वो ह्यूमन लॉ को ब्रेक करता है। यहाँ पे ह्यूमन लॉ क्या होगा कि जो मानव हित के विपरीत कार्य करें, जो जिसको हम इथिक्स कहेंगे, कि वो हर एक ह्यूमन लॉ को ब्रेक करता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी तो जानते ही होंगे कि वो ग्रेविटी यहाँ पे इस सेंस में कि वो बहुत फुर्तीला है, बहुत तेज भागता है, वो बहुत ज्यादा वो छलांगे लगाकर भाग जाता है। इस तरह से ग्रेविटी इस सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है कि वो लगता है कि उसका पैर जमीन पर नहीं रुकता है, वो हवा में बात करता है, इसलिए वो ग्रेविटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। His powers of levitation would make a fakir stare. यहाँ पर लेविटेशन शब्द जो यूज हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उसके अंदर क्षमता बहुत अधिक है, हवा से बातें करता है, मतलब बहुत तेज रफ्तार में भागने का क्षमता है, इसलिए एक फकीर भी चकरा जाता है उसे देख करके कि इतना तेज कैसे हो सकता है कुछ। तो इस तरह से his powers of levitation would make a फकीर stare, एक फकीर भी देखते रह जाता है उसके जो लेविटेशन का पावर है, जो उसका क्षमता है भागने का। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकबेटी इज नॉट देयर, कि जब आप क्राइम के जगह पर पहुंचते हैं मैकबेटी नहीं वहां पे रहता। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, कि आप उसे कहीं भी ढूंढें, बेसमेंट में ढूंढें, या फिर आप आसमान, या इसका सीधा कहना कि आप आसमान या पाताल एक कर दें, वो कहीं पर नहीं मिलेगा। बट आई टेल यू, पोएट confirm assures you us कि I tell you once and once again मैकबेटी is not there। आप एक एक चप्पे पे छान मारे फिर भी वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ ऐसा कह सकता हूँ, पोएट ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैकबेटी के बारे में चर्चा हो रहा है जी कि मैकबेटी है कैसा। तो मैकबेटी इज अ जिंजर कैट। जिंजर किसको कहते हैं? टॉल एंड थिन, tall and thin. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. यहाँ पर इसका पूरा जो फिजिकल कैरिकेचर है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसका जो अपीयरेंस है, लुक है, कि उसका आकार कैसा है,
इसके बारे में वो बता रहे हैं कि मैकविटीज is a ginger cat, is very tall and thin. You would know him if you saw him. यदि तुम देखे होगे तो जान गए होगे. For his eyes are sunken in, कि आंखें अंदर धसा धसा सा है. His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. Domed मतलब गुंबद आकार, गुंबद नुमा. His coat is dusty from neglect, कि कई दिनों से लगता है धोया नहीं गया इसलिए वो डस्टी है उसका कोट. His whiskers are uncombed, जो मूछे हैं वो uncombed हैं, जैसे तैसे हैं. He sways his head from side to side, और अपने जो उसका हेड है वो साइड बाय साइड शेक करता है काफी कंट्रोलिंग वे में, इधर उधर बुलाता है काफी यूनिफॉर्म वे में. विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, और उसका जो गति है वो एक स्नेक के जैसा है. एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake. कि जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो सोया हुआ है या आधा सोया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल जागा हुआ होता है. कहने का ये तात्पर्य हुआ कि ये तो पोएट एक कैट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कि वो कैट रेफर किया जा रहा है यहाँ पर किसके लिए, एक क्रिमिनल के लिए. तो उसके बारे में वो बातें कर रहे हैं कि आप जो परसेप्शन है, जो आम लोगों का परसेप्शन है उसके बारे में, लेकिन सच्चाई उसका बिल्कुल उलट है, कॉन्ट्रेरी है. कि आप जो भी सोचते हैं उसके बारे में वो वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है. मैकविटी, मैकविटी, there is no one like मैकविटी. For his finned and feline shape, a monster of depravity. finned मतलब an evil spirit, बुरी आत्मा जिसको हम कह सकते हैं. feline मतलब एक ऐसा एनिमल जो कैट के प्रजाति में में आता है. कि for he is finned in feline shape, कि एक वो आत्मा है, इविल आत्मा है, बुरी आत्मा है, और उसका आकार है जो कैट के जैसा है. अ मोस्टर ऑफ डिप्राविटी. डिप्राविटी मतलब कि जो काफी बुरा है, करप्ट कह सकते हैं कि वो करप्ट है, ऐसा उसके बारे में बताया जा रहा है. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then McVitie is not there. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसका आकार तो कैट के जैसा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा या कहेंगे दिल है वो काफी करप्ट है, बुरी, काफी गलत व्यवहार है उसका. लेकिन आप उसको यहाँ वहां देख सकते हैं, गलियों में देख सकते हैं, आप चौराहों पर देख सकते हैं, लेकिन जब वो कोई क्राइम करता है तो आप उसे पकड़ में नहीं रख सकते हैं, आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं. कि he can be spotted everywhere, in the street, in the square, but when he commits any crime, he did not come into your catch, कि वो आपके पकड़ में नहीं आ सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं. He is outwardly respectable. They say he cheats at cards. अब यहाँ पर outwardly respectable सम्मानित है, ऐसा किस लिए कहा गया है. और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि they say he cheats at cards. तो हमें लगता है कि ये कोई पेशेवर चोर है या क्रिमिनल है, जो कि वो किसी को भी वो आप उसको इम्प्लॉय कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, कि आपको किसी को एक तरह से कह सकते हैं आप भाड़े पर किसी के यहाँ चोरी करवा सकते हैं, उसको हायर कर सकते हैं कुछ पैसे पे. ऐसा इसलिए कि से कि लोग कहते हैं ही चीट्स एट कार्ड्स. अब यहाँ पर ये तात्पर्य रहा होगा कि ये एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, कि एक पेशेवर क्रिमिनल ये है. And his footprints are not found in any file of Scotland Yards. कि अभी तक उसका कोई सबूत नहीं मिला है, उसका कोई फुटप्रिंट्स इवन स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो है उसके फाइल में अभी तक उसका कोई सबूत नहीं है, थोड़ा भी सबूत नहीं मिला है. And when
the larders looted, or the jewels case is ruffled, or when the milk is missing, or another peck's been stifled, or the greenhouse glass is broken, and the trellis past repair, there is the wonder of the thing McVitie is not there. यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिया है। लार्डर किसको कहते हैं? जहां पर ग्रेन को स्टोर किया जाता है। रिफल्ड शब्द जो इस्तेमाल हुआ है कि वो जो भी ज्वेल जो आभूषण वाला जो शॉप है या जहां पर रखे जाते हैं वो सर्च मारे जाते हैं, मतलब वहां पर भी वो अपना हाथ आजमा लेता है। मिल्क इज मिसिंग, और भी इस तरह से अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जब भी ये सब होगा आप सोचेंगे या आपको ऐसा लगता रहा होगा कि आप उसे पकड़ लेंगे, लेकिन वो कभी पकड़ में नहीं आता है। देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग मैक्विटी इज नॉट देयर, कि आप आश्चर्य करेंगे कि वो पकड़ में नहीं आया है, भाग गया है। And when the foreign office find a treatise gone astray, or the admiralty lose some plans and drawings by the way, there may be a scrap of paper in the hall or in the stair, but it is useless to investigate. McVitie is not there. अब यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं ट्रीटीज गोन अस्ट्रे। तो ट्रीटी ये क्या है जी? तो ये एक एग्रीमेंट है जो कि वायलेट किया गया है कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड a treatise gone astray, or the admiralty lose some plans and drawings by the way. अब यहाँ पर फॉरेन ऑफिस शायद जो दूसरे दूसरे देशों का जो ऑफिस होता है, दूसरे देशों का ऑफिस कहने का मतलब कि हर देश में अपना अपना एक राजदूत जिसको हम कह सकते हैं, वो तो कह रहा कि वहां भी अगर ऐसा होता है और देखने को वहां भी इस तरह का क्राइम को अंजाम दिया जाता है और देखा जाता है कि बहुत सारे इधर उधर कागज बिखरे हुए हैं, फिर भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ हाथ नहीं लगता है, कुछ सबूत नहीं मिल पाता है मैक्विटी के बारे में कि मैक्विटी इज नॉट देयर। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, द सीक्रेट सर्विस से कि जब ये पता हो जाता है, जब लोगों को मालूम पड़ता है कि इतना सारा नुकसान हो गया है, द सीक्रेट सर्विसेज से, सीक्रेट जो गुप्तचर हैं, जो सीक्रेट सर्विस कहने का मतलब जैसे भारत का रॉ हो गया, जो गुप्तचर विभाग में होते हैं, सीक्रेट सर्विस में जो होते हैं, वे लोग क्या कहते हैं कि इट मस्ट हैव बीन मैक्विटी। तो उन लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि ये अवश्य मैक्विटी ही होगा, बट ही इज अ माइल अवे। लेकिन उन लोग का ऐसा कहना ये प्रूफ नहीं करता है कि वो मैक्विटी ही होगा, वहां मैक्विटी पकड़ में आ जाएगा। बस उन लोग ये कह पाते हैं कि मैक्विटी ही है, लेकिन मैक्विटी तब तक मीलों दूर निकल जाता है। You will be sure to find him resting or licking off his thumbs or engaged in doing complicated long division sums. You will be sure to find him resting, कि आप अवश्य सुनिश्चित हो जाएंगे कि वो find him resting, कि वो कहीं रेस्ट कर रहा हो, और licking of his thumbs, licking of his thumbs का वो इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि वो अपना सक्सेस को काउंट कर रहा है, कि अपना जो वो कार्य जो क्राइम का अंजाम दिया है उससे वो कितना फायदा हुआ है उसको वो काउंट कर रहा है, कि आप उसे देख सकते हैं कि विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, कि कहीं वो रेस्ट कर रहा है या फिर वो अपना सक्सेस को काउंट कर रहा है कि हाउ मच ही हैज अर्न आउट ऑफ दिस क्राइम, कि वो कितना इस क्राइम से अर्न किया है, बेनिफिट हुआ है, ऐसा करते देख सकते हैं। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, कि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि जो डिवीजन सम्स यहाँ पे हिसाब किताब से रिलेटेड जो है
कि वो काफी हिसाब किताब करते हुए उसे देख सकते हैं कि वो काफी जो डिफिकल्ट जो सम्स है या वो अगला क्राइम करने वाला है उसके रिलेटेड, या फिर जो पिछला क्राइम किया उसका कितना बेनिफिट्स हुआ है, क्या हुआ है, उससे रिलेटेड वो आप देखेंगे कि वो इंगेज है कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन करने में। मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी। पोएट कहते हैं कि मैकविटी के जैसा और कोई है ही नहीं। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएविटी। डिसीटफुलनेस होता है जो फ्रॉडुलेंस या फिर डिसऑनेस्टी, जो धोखा देता है, जो बेईमान है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है कि देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएविटी, कि इस प्रकार का कैट और दूसरा कैट नहीं मैंने देखा है अपने जीवन काल में, जो कि वो करप्ट है, बेईमान है, धोखेबाज है, वो हर बुराइयों से परिपूर्ण है। ऐसा कैट और कहीं मैंने नहीं देखा है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर उसका जो ये पूरे कविता में पोएट जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो नोटोरिटी का चर्चा कर रहे हैं। एक होता है फेमस और दूसरा होता है नोटोरियस। फेमस, द टर्म फेमस इज यूज्ड फॉर a person who is very popular for for his for his performance, ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस, कि वो अपना परफॉर्मेंस, अपना अच्छा कार्यों के वजह से पॉपुलर होता है। लेकिन नोटोरियस वे लोग होते हैं जो अपने बुरे कर्मों या फिर गलत कार्यों के कारण वो चर्चा में रहता है, मतलब लोग जानते हैं उसको, तो उसको नोटोरियस कहते हैं। उसको फेमस या पॉपुलर नहीं कहेंगे, उसको नोटोरियस कहेंगे। तो इन दिस पोएम पोएट इज singing the song of notoriety of this cat, notoriety of this criminal, कि उसका जो नोटोरियस एक्टिविटीज है उसके बारे में वो चर्चा इस पूरे कविता में कर रहे हैं। He is always has an alibi and one of the two, one or two to spare at whatever time the deed took place. Macbeth was not there. He always has an alibi. Alibi मतलब excuse और defense, defense कहेंगे कि उसके पास हमेशा उसका डिफेंस होता है कि शायद ऐसा कुछ रहा होगा, या फिर हम अगर वहाँ के इतिहास में जाएंगे जहाँ की ये रहने वाले हैं, वैसा कुछ घटना हुआ होगा। यहाँ से अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता कि ये क्या रहा होगा। शायद ऐसा कि वन और टू टू स्पेयर, शायद वो किसी को छोड़ देता हुआ किसी खास घर को या किसी खास व्यक्ति को, और दूसरे घर में वो अपना क्राइम का अंजाम देता होगा। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ वैसा इतिहास में हुआ होगा, कोई नोटोरियस क्रिमिनल रहा होगा जिसको आधार करके ये कविता लिखा गया है। और शायद ये कविता और किसी भी अलग क्रिमिनल पे जो इस तरह के एक्ट करते हैं। लास्ट में वो कहते हैं कि एंड दे से दैट ऑल द कैट्स व्हिच विक डीड्स आर वाइडली नोन, आई माइट मेंशन मुगो। हाँ देखो, अब जो हमारा जो बात था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सत्य होता दिखाई दे रहा है कि ये किसी को अनुमान लगा करके कि किसी खास व्यक्ति, खास क्रिमिनल का आधार, मेमोरी को आधार करके ये लिखा गया है। यहाँ पे कह रहे कि एंड दे से दैट ऑल द कैट्स व्हिच विक डीड्स आर वाइडली नोन, कि लोग कहते हैं कि जितने भी जो कैट्स हैं उनका जो विक्ड डीड्स है, विक्ड डीड्स मतलब कि उनका जो गलत कार्य है वो काफी वाइडली नोन है, मतलब लोग जानते हैं, हर एक एक व्यक्ति जानते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आई माइट मेंशन, कि मैं मेंशन वो पूरे कंफर्म के साथ नहीं कहना चाह रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि मैं शायद मेंशन करना चाहूंगा इनके नाम को, जो नाम है मुंगो जेरी। आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन,
are nothing more than agents for the cat who all the time just controls their operations, the Napoleon of crime. तो यहाँ पर ये दो व्यक्ति का नाम मेंशन किया गया है, जो कहीं ना कहीं उस कैट के साथ जोड़ करके दिखाया जा रहा है कि आर नथिंग मोर देन एजेंट्स ऑफ फॉर द कैट। और ये भी कह रहे हैं कि उस कैट के श्रेणी में आते हैं who all the time just controls their operations, कि जो अपने ऑपरेशन को नियंत्रण में रखते हैं। और ये जो लोग हैं वो क्या हैं, नेपोलियन ऑफ क्राइम है। कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, कि ही वाज वेरी फायर्स वॉरियर, कि वो काफी बड़ा लड़ाकू था, वीर था। लेकिन ये जो लोग हैं वो क्राइम के नेपोलियन हैं। यहाँ पे ये तुलना किया गया है नेपोलियन बोनापार्ट से। तो इस तरह से ये देखते हैं कि पूरा कविता में ज्यादा कुछ नहीं है। वो एक कैट को आधार करके, जो कैट कहीं ना कहीं वो एक क्रिमिनल है, उसको आधार करके ये कविता लिखे हैं। तो जब कभी इससे रिलेटेड किसी तरह का अगर प्रश्न आए, आ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि टी.एस. इलियट के द्वारा और कौन सा रचना किया गया है। तो ये 3 चीज ध्यान में रखना है, द वेस्टलैंड, एश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स। ये 3 मुख्य हैं जो कि इनके द्वारा ये कविता है सब, और इनके द्वारा ड्रामा भी लिखा गया है। ठीक है, तो आज का यहीं तक रहेगा।